नदी के किनारे एक अमनपुर नाम का गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, जिनका जीवन प्रकृति के ताल पर चलता था। लेकिन इस सुरम्य गांव के बीचों बीच एक विसंगति थी, शीश महल। लेकिन गांव के लोग दूर से भी इसे देखने से कतराते थे। किशन भाई, लगता है आज तूफान आएगा। अगर समय पर घर पहुंचना है तो जल्दी चल, इस रास्ते से। उसने अंधेरे जंगल की ओर इशारा किया। तभी किशन ने झिकते हुए शीश महल की दिशा में देखा और बोला, नहीं, उस रास्ते से नहीं मनोज, वो महल वाला रास्ता है। अरे वह छोटा सा घर ही तो है। अगर इस रास्ते से नहीं गए तो हमें देर हो जाएगी भाई। चल जल्दी चलते हैं। देख भाई किशन, अब तो बिजली भी कड़कने लगी। क्या तुझे डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं मनोज भाई, डर नहीं लग रहा है, बस अंधविश्वास से परहेज करता हूँ। खैर, अभी इसी रास्ते से चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों महल की ऊंची दीवारों के पास पहुंचे, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, साथ ही पत्थरों जैसे बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हे भगवान, आज किस मनहूस का चेहरा देखकर निकला था। किशन, अब क्या करे भाई, ओलों से तो सिर फट जाएगा। जल्दी महल के अंदर चलते हैं, इसकी विशाल छत ही हमें बचा सकती है। मनोज लगभग रोने लगा। नहीं, उस भयानक महल में नहीं। लोग कहते हैं वहाँ एक काली परछाई घूमती है। अब अपनी जान बचा या परछाई से डर, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज भी मजबूरी में कांपते हुए उसके पीछे पीछे भागा। शीश महल बाहर से जितना शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। विशाल हॉल में एक अजीब ठंडी सड़ी हुई गंध थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, जैसे समय ने इस जगह को दशकों पहले छोड़ दिया हो। तभी किशन ने मनोज से कहा, जल्दी से कोई कोना देख भाई, जहां हम सुरक्षित बैठ सके। तभी हॉल के दूसरे सिरे से एक धीमी लगातार खड़खड़ाहट की आवाज आई। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। किशन भाई, ये आवाज कैसी है? कोई मजाक कर रहा है क्या? किशन ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। टॉर्च की तेज रोशनी एक अंधेरे मेहराब पर पड़ी। वहां एक पुराने झूले पर एक महिला की आकृति बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। किशन भाई, अब ये कौन सी बला हमारे गले पर गई? अब हमारा क्या होगा भाई? तू डर मत मनोज, ऐसे ही दिन के लिए मैंने हनुमान चालीसा याद किया था। तुम मेरे साथ चल, पास जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तुम लोग कौन हो तुम लोग, और इस महल के अंदर कैसे घुस आए? भाग जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही डर के मारे इन दोनों के शरीर कांपने लगे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट गईं और वे दोनों ने ओलों की परवाह न करते हुए बिना रुके अपने गांव की ओर भागना शुरू कर दिया। ए भैया, ये गांव वाले सच बोलते हैं कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। भगवान जी, आज तो आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। तू सच कह रहा है किशन, आज तो हम दोनों मौत के मुंह से जिंदा निकल भागे हैं। कल पक्का मंदिर में 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। शीश महल के बाहर अगले दिन प्रोफेसर विवेक अपनी टीम प्रिया और 2 गाइड के साथ शीश महल पहुंचते हैं। गांव के मुखिया और अन्य लोग उन्हें घेर लेते हैं। किशन और मनोज सहमे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, उस महल में न जाइए, वहाँ सच्चाई नहीं साया रहता है। कल ही किशन और मनोज ने उसे देखा है। मैं तो कहता हूँ, आप क्यों इन सब झमेले में पड़ते हैं? क्योंकि प्रोफेसर साहब, जान है तो जहान है भैया। मुखिया जी, मैं भूतों का इतिहास नहीं बल्कि महल का इतिहास लिखने आया हूँ। ये हवेली 18वीं सदी की मराठा वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मैं वहाँ 1 महीने रहूँगा और अपनी रिसर्च पूरी करूँगा। आपकी भलाई के लिए मैं किराया भी दूंगा ताकि गांव के विकास में मदद हो। किराए की बात सुनकर मुखिया और गांव वालों का डर लालच में बदल जाता है। वे अनिच्छा से अनुमति देते हैं। आप लोग मत जाइए, वहाँ इंसान नहीं है। हाँ भैया,
मैं बता ही दे रहा हूँ। वहां हमने सच में एक डरावनी बुढ़िया को देखा था। मेरा तो सोचकर ही पैर कांपने लगे। उस दिन किसी तरह से हमारी जान बच गई थी, लेकिन आप वही गलती कर रहे हो भैया। विवेक उनकी बात अनसुनी कर देते हैं और टीम के साथ महल की ओर निकलते हैं। सर, ये तो अद्भुत है। सदियों पुराना होने के बावजूद ये महल अपनी भव्यता कैसे बरकरार रखे हुए है, और इसके पत्थरों में ये अजीब सी चमक क्यों है? यही तो रहस्य है प्रिया, ये महल अपनी कहानी खुद बताता है। चलो अंदर चलें। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, एक तेज हवा का झोंका आता है। सभी इसे अनदेखा करते हैं। अगले दिन प्रिया सफाई करते करते एक अंधेरी कोठरी तक पहुंचती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अंदर से पुराने जल चुके कागजों की भयानक बदबू आती है। कोने में एक लोहे के संदूक के पास उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिलती है। सर, देखिए मुझे क्या मिला। देखने से तो बहुत पुरानी लग रही है। पता नहीं यहाँ किसने रखा होगा इसे। प्रिया डायरी विवेक को देती है। विवेक धूल झाड़कर डायरी के पन्ने पलटते हैं। अरे प्रिया, इस डायरी पर तो कुछ लिखा हुआ है, और इसका भी हिंदी नहीं किसी दूसरे भाषा में है। ये तो मराठी जबान लगता है। अच्छा है कि मैं मराठी भाषा भी पढ़ना जानता हूँ। विवेक अब बिना देरी के उस लिखावट को पढ़ना शुरू करता है। मेरा नाम मालती है। मुझे लगता है यह महल मेरा घर नहीं, मेरी कब्र है। मेरे पति जागीरदार साहब हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते हैं। मेरे ससुर और ननदें मुझे एक दुश्मन से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। मुझे यहाँ के नियम तोड़ने की सज़ा मिली है। आज उन्होंने मुझे इस तहखाने जैसे कमरे में बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ एक गरीब चरवाहे से बात की थी। वे चाहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं ताकि खानदान की इज्जत बच जाए। पर मेरी नन्ही बेटी मोहिनी का क्या होगा? उसका चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। विवेक ने जैसे ही मोहिनी नाम पढ़ा, उन्हें हॉल से आती खड़खड़ाहट की आवाज़ ज्यादा तेज सुनाई दी। प्रोफेसर और प्रिया तुरंत हॉल की तरफ भागते हैं। झूले पर बैठी वही काली आकृति अब पूरी तरह उन पर केंद्रित है। तुम कौन हो और इस महल के अंदर क्या कर रही हो? अच्छा, तो तू ही है जिसने इस गांव के भोले भाले लोगों को डरा कर रखा हुआ है। इस बार आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना एक हाथ उठाकर सामने की दीवार की ओर इशारा किया। विवेक को किशन और मनोज की बात याद आ गई। अरे, लगता है ये वही औरत है जिसके बारे में मुझे किशन और मनोज ने बताया था। इसका मतलब सच में इस महल में किसी भूत का वास है। विवेक ने दीवार की ओर देखा। उस विशाल चमकदार पत्थर की दीवार पर कोई खास बात नहीं थी, सिवाय एक जगह जहां पत्थर का रंग जरा सा हल्का था। वहाँ जरूर कुछ है। आखिर ये मुझे बताना क्या चाहती है? मुझे वहाँ जरूर जाकर देखना चाहिए। आखिर कौन सी चीज है जो मुझे ये बताना चाहती है? चारों लोग, विवेक, प्रिया और दोनों गाइड, फ्लैशलाइट्स लेकर सावधानी से नीचे उतरे। तहखाने में सीलन, काई और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू थी। बीचों बीच फर्श पर एक लोहे का बड़ा संदूक पड़ा था। ये वही संदूक है जो डायरी के पास था, प्रिया ने पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की, एक भीषण चीख के साथ झूला झूलने वाली आकृति तहखाने में प्रकट हो गई। दूर हटो, मेरे खजाने से दूर रहो। आखिरकार संदूक खोला गया। उसके अंदर सोने चांदी की जगह रेशमी कपड़े में लिपटी हुई छोटी छोटी हड्डियां और राख मिली। आकृति जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मोहिनी, मेरी नन्ही मोहिनी, मेरा खजाना, ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। विवेक और प्रिया को अब सब समझ में आ गया। मालती ने रोते रोते बताया कि ससुर और ननदों ने मिलकर उसकी बेटी मोहिनी को जहर देकर मार दिया था, ताकि वह अपने पति की सारी जायदाद पर कब्जा कर सकें और मालती को पागल करार दे सकें। उन्होंने मोहिनी के शव को जला दिया और उसकी राख इस संदूक में भरकर तहखाने में दबा दी। उसके बाद उन्होंने मालती को इस तहखाने में बंद कर दिया, जहां उसकी भूख और दुहक से मौत हो गई। अगले दिन
गांव वालों ने मिलकर मोहिनी की अस्थियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। मालती की आकृति उस समय तक वहीं खड़ी रही जब तक कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर दिया गया। अंतिम संस्कार पूरा होते ही हवेली के अंदर से एक तेज शांतिपूर्ण रोशनी निकली जो आकाश में विलीन हो गई। प्रोफेसर विवेक ने शीश महल को इतिहास और मानव दुहक के एक स्मारक के रूप में खरीदने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों की मदद से उस महल को मोहिनी मेमोरियल अनाथालय में बदल दिया।